चलो घर आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुझे? तू अकेले घर चली जाएगी ना? यार 5 मिनट की दूरी पे तो मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी, तू भी संभल के जाना। बिल्कुल ठीक है, चलो ओके बाय, कल मिलते हैं फिर। टेक केयर। क्या बदतमीजी है ये। ओह सॉरी, ये गलती से मेरे हाथ में आ गया। चुप अंदर। तुम ठीक हो ना? जी जी। ये लड़के कौन थे? मैं नहीं जानती इन्हें। मुझे इनका बाइक नंबर याद है, हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं। चलो मेरे साथ। रहने दो ना दीदी। नहीं, पुलिस के पास क्या जाना, छोटा शहर है, बात आग की तरह फैल जाएगी। बदनामी तो मेरे और मेरे परिवार की होगी ना। आप बस मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए प्लीज दीदी, मुझे घर पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलो मेरे साथ। यह है 1997 का आगरा शहर, जहां इस तरह की घटनाएं होना आम बात हुआ करती थी। जहां शाम 7 बजे के बाद लड़की का अकेले सड़क पर निकलना मतलब मुसीबत को न्योता देना। शायद आज वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है, लेकिन उस वक्त लड़कियां इस तरह के मामलों में बदनामी के डर से खुलकर बाहर आने से कतराती थी, और इसीलिए उनके साथ ऐसी हरकतें करने वालों के हौसले और बुलंद हो जाते थे। काश के सभी लड़कियां आरती चतुर्वेदी की तरह बहादुर होती, जिसने अपनी सूझबूझ से उस लड़की का बलात्कार होने से बचा लिया। हमारी आज की कहानी इसी आरती चतुर्वेदी की है, जो रहने वाली थी मथुरा की, लेकिन पढ़ाई कर रही थी आगरा में रहकर। यार किताबें लौकी क्या बदली, सबको दलीलें देती रहती है। पिताजी आप समझाइए इसे, आगरा इज नॉट सेफ, और ये यहाँ अकेली रहती है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमें रोज आगरा आना पड़ेगा। ये दिन रात को सड़कों में अकेली घूमती रहती है। अगर कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? अरे कुछ नहीं होगा इसे, ये अपना ख्याल रख सकती है। आप नहीं समझते हो बेटा, पापा? मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ये जो भी करती है सोच समझ के ही करती है। अरे इसने जो किया है उसके लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। देखो मेरी बेटी बहादुरी नहीं समझदार भी है। हाँ समझाओ ये। बस इनकी यही कमजोरी है, इन्हें तो आरती में कोई ऐब नजर नहीं आता। ऐब है नहीं तो क्या? बस आपका बस चले ना तो आप उसे देश का प्रधानमंत्री बना दें, और क्या। हाँ देख लेना, एक दिन वो भी बन जाओ। लो क्यों पापा? ये कुछ ज्यादा हो गया। मैं देखती हूँ। हाँ। हेलो हेलो हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं? बोले कैसे, ये ब्लैंक कॉल है आरती। नहीं तो किसका फोन है बेटा? कुछ नहीं मासी, रॉन्ग नंबर है। ठीक है। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। वाह क्या आवाज है। ये क्या बदतमीजी है? किससे पूछ के रिकॉर्ड कर रहे हो? डिलीट करो अभी के अभी। लो खुद ही कर लो।
लो लो। तेरी ए लल्ला, ए आरती सुनो। आरती, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। हाय, आई एम संजय सिंह। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपको भी। आरती, आरती, ये भी तुम्हारे लिए। अभी फ्रेंडशिप तक ही रखे। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये ब्लैंक कॉल है। पूरे कॉलेज में तुम्हें यही लड़की मिली थी भैया? कौन है पता है तुम्हें? या इसके कारनामों का पर्चा पढ़ के सुनाओ तुम्हें? इससे दूर रहो भैया, इसी में भलाई है। लगता है तुम लोग भूल गए कि हम कौन हैं। हम जानते हैं इसे और इसके कारनामों को भी। आरती चतुर्वेदी, फर्स्ट ईयर लॉ। तभी तो ये हमारा लेटेस्ट चैलेंज है। हमें ये मत बताओ कि क्या नहीं करना है, ये बताओ कि शर्त कितने की लगी। अरे भैया मरवाओगे क्या? खुद को भी और हमको भी। तुम्हारा ये खेल किसी दिन हमें थाने पहुंचा देगा। तू संजय भैया को पुलिस से डराएगा? चलो भैया लगी 1000 की। तो लगी फिर शर्त। संजय सिंह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मोहन सिंह का इकलौता लड़का था, इसलिए उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है। अपने दोस्तों का दिया हुआ चैलेंज अब उसके लिए एक मिशन बन गया था और इस शर्त को जीतने के लिए उसने कदम उठाने शुरू कर दिए। हमारी बात तो सुनो। मैं ब्लैंक कॉल्स करने वाले लड़कों से बात नहीं करती। सुनो ना। हाथ छोड़ो मेरा। आखिर तुम चाहते क्या हो? सोना, सोना चाहते हैं तुम्हारे साथ, सिर्फ एक बार। पीछे बैठो। दोबारा अगर हमारी इंसल्ट सबके सामने की ना तो बहुत बुरा होगा। कह देते हम जानती नहीं हमको।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो पुलिस ऑफिसर का बेटा हो कोई भी हो, उससे उसका जुर्म तो कम नहीं हो जाता ना। ऐसे लड़के को तो कॉलेज से रस्टिकेट कर देना चाहिए। देखिए आप खामखा इस मामले को तुल दे रहे हैं। ऐसे किस्से तो कॉलेज में आम होते। देखिए होते होंगे, मुझे वो लड़का मेरी बेटी के आसपास मंडराता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। आप उसके खिलाफ केस रजिस्टर कीजिए और मेरी बेटी को पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। वो पुलिस ऑफिसर का बेटा है, 2 दिन में छूट जाएगा। दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो। देखिए मिस्टर चतुर्वेदी, आप शांत दिमाग से काम लीजिए, बात को इतना आगे मत बढ़ाइए। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, बात तो आगे बढ़ चुकी है। उसने पब्लिक प्लेस पर एक आदमी को इतनी बेरहमी से मारा है कि अभी वो हॉस्पिटल में है। आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि कब वो किसी का मर्डर करे, तब आप कहेंगे बात सीरियस है? मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ सर। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इस मामले में कानून क्या कहता है। FIR तो आपको दर्ज करनी ही होगी और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी देनी होगी। अधिकारी जानता था कि आरती और उसके पिता जो मांग कर रहे थे वो बिल्कुल जायज मांग थी, लेकिन शायद उसे इस बात का डर था कि संजय सिंह एक पुलिस अधिकारी का बेटा है। नाम और रुतबा बनाने में पूरी जिंदगी गुजार दी हमने, और ये लॉर्ड साहब है कि एक झटके में पानी फेर दिया हमारे नाम पर। FIR किसने लिखी? रकाबगंज थाने के इंस्पेक्टर पांडे ने। ट्रांसफर ऑर्डर निकालो उसका। सर। खड़े क्यों हो? जाओ यहां से। आरती की सुरक्षा के लिए एक पुलिस कांस्टेबल 24 घंटे उसके साथ रहता था और इस वजह से कुछ महीनों तक उसकी जिंदगी में शांति रही। लेकिन वो नहीं जानती थी कि संजय सिंह अब भी उस पर नजर रखे हुए थे। संजय सिंह के स्वाभिमान को चोट पहुंची थी, उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। समय गुजरने के साथ साथ संजय सिंह का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ता गया। उसे तलाश थी तो बस एक मौके की, और अफसोस एक दिन वो मौका उसे मिल ही गया। हेलो जी, अभी बुलाता हूँ। शर्मा जी, आपके घर से फोन है। आया। हेलो, लीजिए बेटे आपकी चाय। हाँ रख दीजिए रघु काका। क्या आपकी मौसी जी तो माता के विसर्जन के लिए गई, आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना दीजिए रघु काका, कुछ भी खा लूंगी। ठीक है, तब तक हम बाजार से सब्जी लेके आते हैं, फिर बनाते हैं। मैडम, मेरे घर से फोन आया था। मेरा बच्चा अचानक खेलते खेलते गिर गया। अरे बाप रे। दरअसल वो मेरी पत्नी बहुत घबराई हुई है। तो आप जाइए जाइए जाइए। मैडम मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, आप आराम से आइए। वैसे मैं घर पे ही हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। थैंक यू मैडम। लगता है कुछ भूल गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात करनी थी तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। ठीक है ना, ये छोकरा वहां अंदर क्या कर रहा था? आरती बिटिया, आरती बिटिया, आरती बिटिया। हेलो,
क्या हुआ? किसका फोन है? क्या हुआ? फोन किसका था? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? किसका फोन था? आरती। क्या हुआ आरती को? आरती को क्या हुआ? क्या क्या? हमारी आरती चली गई? हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह खबर सुनकर आरती के माता पिता पर क्या गुजरी होगी। दुनिया में शायद ऐसे कोई शब्द हैं ही नहीं जिनसे इस वक्त इन्हें कोई भी सांत्वना मिल पाती। दर्द के साथ साथ किशोरी लाल को गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी होने के बावजूद संजय सिंह उनकी बेटी को मारने में कामयाब हो गया था। क्या सोच रहे हो आप लोग? कौन से दुनिया में जी रहे हो? वो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है, कुछ नहीं होने वाला उसका, कुछ नहीं। कहीं से उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। फिर भी किशोरी लाल ने अपने देश की न्यायपालिका पर से अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया और भारत की न्यायपालिका उनके इस विश्वास पर खरी भी उतरी। सेशंस कोर्ट ने 2 ही दिनों में यह केस सीबीआई के हवाले कर दिया, क्योंकि मुलजिम एक पुलिस अधिकारी का बेटा था। इसके बाद 2 साल तक यह मामला सेशंस कोर्ट में चला और किशोरी लाल 2 साल तक लगातार अपने स्कूटर पर मथुरा से आगरा हर सुनवाई पर चक्कर काटते रहे। वकील साहब, अरे किशोरी लाल जी, आपका नौकर रघु है कहाँ? जी वो तो गायब है। पिछले 10 दिन से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? जज साहब से मोहलत की मांग करनी पड़ेगी। कितने दिनों की मोहलत? और जब तक रघु मिल नहीं जाता तब तक की। रघु काका के गायब होने के पीछे ऐसा कोई गहरा राज नहीं था। सब जानते थे इसमें किसका हाथ है। सीबीआई ने इस केस पर काफी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अड़चन अगली तारीख की वजह बन जाती थी और ये अड़चनें संजय सिंह के पिता मोहन सिंह पैदा कर रहे थे। ये बात किशोरी लाल भी अच्छी तरह जानते थे, लेकिन फिर भी वो हर सुनवाई पर हाजिर रहते थे। गाड़ी रोको, पीछे लो। किशोरी लाल जी। नमस्ते जज साहब। नमस्ते। मैंने आपको हर सुनवाई पे यहाँ देखा है, लेकिन मेरी सलाह माने तो सुनवाई पर आने से कुछ नहीं होगा। जैसे कोई नतीजा निकलेगा केस में तो आपको खबर कर दी जाएगी। जी साहब, लेकिन किशोरी लाल जी, मैं आपके दुख को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन आपको अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है। जी साहब। ऑल द बेस्ट। नमस्ते। चलिए। 2 साल तक हर सुनवाई पर हाजिर रहने के बाद जज साहब की सलाह मानकर किशोरी लाल 13 जनवरी सन 2000 के दिन सुनवाई के लिए अदालत नहीं आए और उसी दिन इस केस का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। क्या ये महज एक इत्तेफाक था? मुलजिम संजय सिंह के खिलाफ लगाए गए 14 आरोपों में से प्रोसिक्यूशन एक भी आरोप पूरी तरह साबित नहीं कर पाई है। लिहाजा सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुलजिम संजय सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए निर्दोष मानती है और बाइज्जत बरी करती है। राजू, अपनी माँ को लेकर कनाडा वापस चले जाओ।
तो माई क्यों, आप क्यों नहीं? मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। देख कर गाड़ी नहीं चला सकते क्या? पता कितनी महंगी गाड़ी है? तो ठीक है वकील साहब। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते किशोरलाल जी। देखिए मुझे माफ कीजिए, लेकिन अब मैं आपका केस और नहीं लड़ सकता। देखिए वैसे भी आप एक हारीबाजी लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में अपील करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अपील करके फायदा होगा या नुकसान ये तो वक्त ही बताएगा वकील साहब। लेकिन अपील ना करने का किसको और क्या फायदा हो रहा है ये तो साफ नजर आ रहा है। किशोरी लाल की मुसीबतों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब खुद का ही वकील बिका हुआ हो तो कोई क्या करे। लेकिन सारे वकील ऐसे नहीं होते, क्योंकि बहुत जल्द उन्हें एक ऐसा वकील मिला जो उनकी तरफ से हाई कोर्ट में यह केस लड़ने के लिए तैयार था। और किशोरी लाल ने उसी वकील की मदद से संजय सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में अपील की बात सुनकर संजय सिंह के घर में थोड़ी टेंशन तो जरूर हुई, लेकिन पुलिस अधिकारी मोहन सिंह जानते थे कि पिछली बार की तरह इस बार भी अपने बेटे को बचा लेंगे वो। संजय बेटा, चिंता मत करो, अब आराम से जाओ और अपना हनीमून मनाओ। हम देख लेंगे यहां पर। मोहन सिंह ने किशोरी लाल की हिम्मत तोड़ने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। मोहन सिंह के पैंतरों ने किशोरी लाल की रफ्तार को भले ही कम कर दिया था, लेकिन वो उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए थे। और फिर जब कोई भी पैंतरा काम ना आया तो मोहन सिंह खुद किशोरी लाल के घर आ धमका। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या मिलेगा आपको ऐसा करके? इंसाफ। इंसाफ? क्या इंसाफ मिलने से आपकी बेटी वापस आ जाएगी? देखिए, आप अपनी बेटी खो चुके हैं। अब आप क्यों चाहते हैं कि हम भी अपना बेटा खो दें? नई नई शादी हुई है उसकी, एक बच्चा भी है उसका। हमारी जगह पर खड़े होकर देखिए, जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं उसी तरह हम अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं। एक शब्द बोलना आप भूल गए साहब। मुजरिम। आप अपने मुजरिम बेटे के लिए लड़ रहे हैं। बस यही फर्क है आपकी और मेरी लड़ाई में। जिस वक्त किशोरी लाल अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी वक्त ऐसा ही एक और केस था
जो बेहद चर्चित हुआ। उससे किशोरी लाल को एक सीख मिली कि इस बहरों की दुनिया में अगर अपनी आवाज सुनवानी है तो मीडिया की मदद लेना बेहद जरूरी है। किशोरी लाल जी ने कई अखबारों के दरवाजे खटखटाए। चूंकि केस पुराना था इसलिए कोई भी छापने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो खबर क्रांति के ऑफिस पहुंचे। सुनिए भाई साहब, मेहरा साहब से मिलना था। जी मैं ही हूँ, बोलिए। मैं किशोरी लाल चतुर्वेदी, आपसे फोन पे बात हुई थी। ओ हाँ, आपसे बात हुई थी। साहब आपकी खबर बहुत बासी है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं है। भाई साहब, आपके लिए ये सिर्फ एक खबर होगी, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई है। क्या हमारे देश के कानून के रखवालों के परिवार वालों पर हमारे देश का कानून लागू नहीं होता? ठीक है भाई साहब, छापना है नहीं छापना है आपकी मर्जी। मैं आगरा किले पर अनशन करने बैठने जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है आपके वहां अनशन करने से आपको इंसाफ मिल जाएगा? क्या मिलेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा नहीं करने से इंसाफ नहीं मिलेगा इतना जरूर जानता हूं। नतीजे की अपेक्षा किए बिना जब कोई काम किया जाता है तब वो अच्छा ही होता है। राह अनजान हो तो मंजिल को पाने की उम्मीद बनी रहती है ना। जब तक मेरी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती मैं वही बैठा रहूंगा। जब तक उस पुलिस ऑफिसर के बेटे को अरेस्ट होकर सजा नहीं हो जाती मैं वहीं बैठा रहूंगा। जब तक पुलिस की लापरवाह तहकीकात का जवाब नहीं मिल जाता मैं वहीं बैठा रहूंगा। जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं। आज संडे है ना तो थोड़ा लोग देर से जागेंगे। नींद से तो जाग जाएंगे भाई साहब, लेकिन यहां तक आने के लिए उन्हें अपनी अंतरात्मा को, अपने जमीर को जगाना होगा। आपको क्या लगता है कोई क्यों नहीं आया? आएंगे, जरूर आएंगे। इतने सालों तक सोते रहे, जागने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना।
मुझे नहीं लगता अब कोई आएगा। ये इंडिया है साहब, यहाँ पर हर चीज के लिए थोड़ा वक्त लगता है, हौसला रखिए। एक बात कहूं किशोरी लाल जी, जब इंडिया जागता है ना तो अच्छे अच्छों की नींद हराम कर देता है। जरा इधर देखिए। साहब मैं बहुत डर गया था साहब। साहब मुझसे गलती हो गई साहब, मुझसे गलती हो गई। आखिरकार मीडिया की मदद से किशोरी लाल ने अपनी आवाज अदालत तक पहुंचा ही थी और भारत की न्यायपालिका को अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। ये केस फिर से अदालत में पेश किया गया और अदालत ने 1 साल के अंदर संजय सिंह के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। अदालत का आदेश मिलते ही संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार प्रोसिक्यूशन ने सेशंस कोर्ट के उस जज के शब्दों पर जोर देते हुए हाई कोर्ट के पैनल ऑफ जजेस को मजबूर किया संजय सिंह के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि संजय सिंह चौधरी एक शातिर अपराधी है जिसने न सिर्फ आरती चतुर्वेदी का बलात्कार किया बल्कि बेरहमी से उसका कत्ल भी कर दिया। लिहाजा अदालत मुलजिम संजय सिंह को दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। हेलो गीता, मैं बोल रहा हूँ गीता। हमारे आरती को कोर्ट ने इंसाफ गीता, तुम वापस आ जाओ गीता। वापस आ जाओ। इस तरह के मामलों में जब अपराधी को सजा मिलती है तो आम आदमी के दिल में देश की न्यायपालिका के प्रति उम्मीद बढ़ने लगती है। एक विश्वास पैदा होता है देश की कानून व्यवस्था को लेकर। उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आती है आजकल आगरा में, लेकिन यह काफी नहीं है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि औरतों के खिलाफ होने वाले अपराध हर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सन 2011 में 2010 के मुकाबले औरतों के खिलाफ हुए अपराधों में 12.7% की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े एक बात और बताते हैं कि आजकल काफी औरतें खुलकर अपने खिलाफ हुए अपराधों की शिकायत दर्ज कराने लगी। और जाहिर है, जब तक औरतें आवाज नहीं उठाएंगी तो ये आंकड़े यूं ही बढ़ते जाएंगे। जहां तक कत्ल के मामलों का सवाल है तो सन 2011 में उत्तर प्रदेश में कत्ल के कुल 4,951 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा वारदातें आगरा शहर में हुई, कुल 183 मर्डर्स। इसलिए सावधान इंडिया, वक्त आ गया है खुद को बदलने का, अपने देश को बदलने का। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।